हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम नागेंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि एक आलोचक हैं। ठीक है। तो हमारे एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि कोई आलोचक जो है वो कौन से टाइप का आलोचक था। ठीक है। विशेष रूप से इन्होंने क्या कहा है, ये भी पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। ये जो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं मुख्य रूप से सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है कि इनका सिद्धांत क्या रहा है आलोचना में। ठीक है। तो ये सब भी हमको थोड़ा देख के चलना है। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक 10-12 कैटेगरीज से क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्ज़ाम में होता क्या है कि कभी एक कैटेगरी से अधिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो कभी दूसरे कैटेगरी से अधिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि इस बार मान लीजिए कि उपन्यास जो है उसके पात्रों के बारे में अधिक क्वेश्चंस पूछ लिया गया, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि कोई दूसरा कैटेगरी से अधिक क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ठीक है। इस प्रकार होता है। तो कहीं ना कहीं सभी कैटेगरीज को अच्छे से समझना आवश्यक है। ठीक है। और जो रिपीटेड टॉपिक्स, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो तो आते ही हैं। ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त नाटक है, वहाँ से रिपीट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन चेंज होता है, लेकिन वहाँ से आते ही हैं। ठीक है। गोदान से आते हैं, वो रिपीटेड है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो नगेंद्र के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात जो है नगेंद्र जी के बारे में ये आपको जानना है कि जो नगेंद्र जी हैं उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही काव्य शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से किया है। ठीक है। और इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने आलोचना की है। ठीक है। तो पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही दर्शन का इनको अच्छा ज्ञान है। ठीक है। और ये जो है वैज्ञानिक विधि से ही आलोचना करते हैं। ठीक है। ये बात भी आपको थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, ये कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ये महत्व देते हैं, ये जान लेते हैं। तो अनुभूति और अभिव्यक्ति। ठीक है। तो जो अनुभूति है और अभिव्यक्ति है, दोनों को ये महत्व देते हैं। इनका मानना है कि जो भी साहित्य है वो यदि अनुभूति और अभिव्यक्ति इस दोनों पॉइंट्स को लेके चलता है तो ही वो रचना साहित्य मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। ठीक है। जैसे मुझे खुशी हुई, वो मेरी अनुभूति है। मैं उसको अभिव्यक्त करना चाहता हूँ तो मैं कोई कविता लिख देता हूँ, कहानी लिख देता हूँ। ठीक है। ये होता है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन करना। ठीक है। ये हो गया अभिव्यक्ति। इसी को नगेंद्र जी साहित्य मानते हैं। ठीक है। तो ये एक बात हमको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। फिर उसके बाद रस के विषय में इन्होंने जो बातें कही हैं वो भी थोड़ा आपको थोड़ा याद रखना चाहिए, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वो काव्य शास्त्र भी रहा है। ठीक है। आलोचना का तो उसमें ये भट्टनायक और अभिनवगुप्त दोनों के सिद्धांतों को मान के चलते हैं। विशेष रूप से भट्टनायक के सिद्धांत को ये सही मानते हैं, जिसमें भट्टनायक क्या कहते हैं कि जो रस होता है वो साधारणीकरण के अनुसार भट्टनायक कहते हैं कि रस जो है वो कहीं बाहर से उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो रस है वो हृदय से स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है। इसी को साधारणीकरण का सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो मान लीजिए यहाँ पे एक नाटक चल रहा है। ठीक है। एक नाटक चल रहा है, ये नाटक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण दर्शक है, वो देख रहा है इसको। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाटक है तो एक कहानी होगा उसमें। ठीक है। समझ रहे हैं ना आप?
तो एक कहानी होगा इसमें। ये कौन है? ये दर्शक है, एक सदहृदयी व्यक्ति है, मतलब अच्छा मन रखने वाला एक व्यक्ति है। अब ये जो देख रहा है इसमें इसमें राम सीता है, और राम और सीता में कुछ संवाद चल रहा है। तो आ, सीता जी कहती हैं कि मेरे पास कुछ भी राज्य नहीं है, तो सेवक लोग नहीं है, फिर भी मेरे लिए आप हैं तो सब कुछ, मतलब सभी सभी से अधिक है, वही मेरे लिए बस, वही मेरे लिए बस है। ठीक है। तो ये जो संवाद चला है इसको देख के ये जो दर्शक है, इसमें क्या हो रहा है, साधारणीकरण का सिद्धांत यहाँ पे ये है कि ये स्वयं अपने बारे में सोचने लगता है, या अपने घर में अपने पत्नी के बारे में सोचता है। तो यहाँ पे सीता के स्थान पे ये अपने आप को रख के भी राम के स्थान पे अपने आप को रखता है, और सीता के स्थान पे अपने पत्नी को रख के देखता है। तो ये साधारणीकरण का सिद्धांत है। ठीक है। तो ये जब ऐसा सोचता है ना, तो इसके हृदय में क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है। रस वहां से जागृत होता है, जो कि अचेतन अवस्था में था वो जागृत अवस्था में आता है। तो वो सोचता है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पत्नी और उसके उसमें जो भावनाएं होती हैं वो थोड़ा उसको याद करता है। ठीक है। तो वहां से रस की उत्पत्ति हो रही है, और इस जो नाटक है इसको समझने में इसको थोड़ा सरलता हो रही है। ठीक है। तो इसके हृदय में जो पहले से भावनाएं थी उसको जागृत करके यहाँ पे रस जो है आ रहा है, ये आपको समझना होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है। तो इसी को अब भट्टनायक जी ने कहा था कि जो रस है वो स्वयं पहले से ही जो दर्शक होता है उसके हृदय में होता है, लेकिन जब वो कोई अच्छा काव्य सुनता है, अच्छा नाटक देखता है, तो उसके हृदय में जो रस है वो उत्पन्न होके जागृत अवस्था में आके वो उस कहानी या नाटक को समझने में सरलता प्रदान करता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस सिद्धांत को जो है नगेंद्र मानते हैं। फिर उसके बाद ये जो छायावादी की आध्यात्मिकता है उसके बारे में कहते हैं कि ये जो छायावाद की आध्यात्मिकता है वो कर्मकांड से जुड़ी हुई नहीं है, मानसिक स्तर पर है। ठीक है। तो ये छायावाद की आध्यात्मिकता पर उतना बल नहीं देते। ठीक है। फिर जो है प्रगतिवाद को भी ये न्यायोचित नहीं मानते हैं, क्योंकि नागेंद्र जी का मानना है कि प्रगतिवाद में जो सिद्धांत है वो साम्यवादी सिद्धांत है। ठीक है। तो एक राजनीतिक सिद्धांत है प्रगतिवाद का काव्य। ठीक है। तो एक राजनीतिक सिद्धांत को आधार बना के ये साहित्य चला है, इसलिए इसको भी ये न्यायोचित नहीं मानते हैं। और इनका जो प्रिय कवि है वो गिरिजा कुमार है। ठीक है। तो ये प्रगतिवाद को भी नहीं मानते, प्रयोगवाद को भी नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि केवल प्रयोग करने के लिए ही काव्य को थोड़ा अलग करके लिखा जाता है। तो ये उसको भी उतना नहीं मानते हैं, और प्रयोगवाद प्रगतिवाद दोनों को ही ये नहीं मानते हैं। ठीक है। इनका मानना है कि साहित्य जो है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो आप किसी वाद के लिए कुछ लिखते हैं तो उसमें उतना मतलब सहजता नहीं बनी रहती है, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है। तो पूरा मिला जुला के नगेंद्र जी के बारे में ये कहा जा सकता है। ठीक है। तो इनके द्वारा कहे गए जो वाक्य हैं वो यहाँ पे थोड़े दिए गए हैं। जैसे काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। ठीक है। फिर और एक है, काव्य का काम है बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना, और बिंब जब होगा तब विशेष व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं होगा। ठीक है। तो ये कुछ इनके वाक्य कहे गए हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं कि ये वाक्य किसने कहा है, या ये वाक्य किसने किसके बारे में कहा है। ठीक है। तो ये एक बात है।
और एक बात जो इनके बारे में कहा जा सकता है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है सुमित्रानंदन पंत। ये इनका एक पुस्तक है। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, जब उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लिखा था, तो छायावाद के बारे में विश्लेषण करने के लिए उनको कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं मिला जिसको आधार बना के वो छायावाद के बारे में कुछ कह सके। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इनका जो सुमित्रानंदन पंत करके एक पुस्तक है उसी को आधार बनाया छायावाद के बारे में बताने के लिए। तो इसके बारे में भी एक बात हमको जो है समझना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, फिर चलिए फिर और एक कोई लाइन हम देख लेते हैं जो मुझे थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट लगा। तो मैंने ऐसे मार्किंग कर लिए हैं। तो इन्होंने क्या क्या कहा है, ठीक है, तो एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप भी ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दो अब मैं क्या करूँगा कि बाद में फिर से एक दो बार देखूँगा, ठीक है, जिससे और भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि एक बार देखने से इतने सारे जो सेंटेंसेस हैं वो थोड़े याद रखना कठिन है, लेकिन फिर भी कोई भी आलोचक का एक अपना सिद्धांत होता है। ठीक है, तो कोई उनके द्वारा कहा गया वाक्य याद रहे या ना रहे, लेकिन उस वाक्य में उनका सिद्धांत कहीं ना कहीं दिख जाता है। ठीक है, तो गेसवर्क भी हम कर सकते हैं यदि एग्जामिनेशन में हम भूल गए तो। ठीक है, थोड़ा गेसवर्क भी हो सकता है। ठीक है, तो जब आप जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा ये सब बातें भी हमको गेसवर्क के बारे में करना होता है। ठीक है, क्योंकि उतना डिफरेंस नहीं है क्वालिफाई करने में और जेआरएफ को लाने में, उतना कोई डिफरेंस नहीं होता है, खाली 10 to 15% का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, और तो मैंने जैसे पहले कहा अभिनव गुप्ता और भट्टनायक के मत को ये थोड़ा मानते हैं रस सिद्धांत में। फिर तो ये मानते हैं कि जो काव्य होता है उसमें रस के बिना काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये कहते हैं कि 40 वर्ष पहले छायावाद ने भी रस का विरोध किया था, पर आज रस ही उसका प्राण है। उसके प्राय 2 दशक बाद प्रगतिवाद ने उस पर प्रहार किया था, किंतु आज उसका जितना भी अंश अवशिष्ट है वह रस के आधार पर ही जीवित है। इसलिए नई कविता का भी कल्याण इसी में है कि वह इन रसमय बंधनों को स्वीकार कर ले। तो ये जो लोग थे जो प्रयोगवादी कविता या उसका दूसरा ही नाम है नई कविता, वो लोग ऐसा मानते थे कि रस जो है वो बहुत सिद्धांतगत है, तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हम अलग से अपना जो है काव्य लिख रहे हैं तो रस की उसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन नगेंद्र जी कहते हैं कि कोई भी आप कविता लिख लीजिए, कोई भी रचना कर लीजिए, लेकिन उसमें यदि रस नहीं है तो उसको हम साहित्य ही नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि रस है क्या, केवल भावनाएं, जो मानवीय भावनाएं होती हैं उसी को हम यहाँ पे रस कह रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की रचना में यदि रस है तभी वो सरस है। ठीक है, मतलब सरस मतलब अच्छा है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उससे जुड़ी कोई भावनाएं होती हैं, वो जब अच्छी होती हैं तभी कोई रचना अच्छी बनती है। ठीक है, यही कहना था नगेंद्र जी का। ठीक है, तो आप रस का विरोध नहीं कर सकते, ऐसा कहना है इनका। तो इनके बारे में कुछ आलोचक हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है। वैसे तो जहाँ तक हो सके मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही बता रहा हूँ। तो शुक्ल जी ने जो कहा है वो इनके बारे में, ठीक है, शुक्ल जी ने ये वाक्य नागेंद्र के बारे में कहा है। ठीक है, ये थोड़ा याद रख लीजिए कि किसने क्या कहा है। तो शुक्ल जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो कहते हैं नगेंद्र के बारे में कि काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा चले काफी दिन हुए, पर ऐसी कोई समीक्षा पुस्तक देखने में न आई जिसमें इस शाखा की रचना क्रिया प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियों सोच समझकर निर्दिष्ट की गई हो।
केवल नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली। ठिकाने की मिली मतलब अच्छी मिली। ठीक है, तो ये कहना था रामचंद्र शुक्ल का नगेंद्र के सुमित्रानंदन पंत नामक पुस्तक के बारे में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि कोई ईयर में आया था एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी आप मतलब हम बहुत पढ़ के जाते हैं तो वो टॉपिक पूछते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो सभी बातों के लिए हमको थोड़ा क्या करना है, तैयार रहना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब साकेत एक अध्ययन, इनका एक पुस्तक है, आलोचना संबंधी एक पुस्तक है। ठीक है, नागेंद्र का। तो उसके बारे में कुछ लिखते हैं कि जिसने गुप्त जी के काव्यों का एक बार भी अध्ययन किया है वह अवश्य ही मान लेगा कि उनको गृहस्थ जीवन के चित्र खींचने में अद्वितीय सफलता मिली है। ये कहना है साकेत एक अध्ययन में इनका, नगेंद्र जी का, गुप्त जी के बारे में। अब यहाँ पे गुप्त जी कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को ही यहाँ पे ये उनके बारे में कह रहे हैं नगेंद्र। ठीक है, फिर नागेंद्र का ऐसा मानना है कि जो रीति काल है उसको बहुत से लोगों ने जो है बहुत मतलब अध्ययन बहुत गलत विधि से किया है, ऐसा मानते हैं। क्योंकि इनका मानना है कि रीति काव्य जो है उस समय में रीति काल में रीति काव्य जैसी ही रचनाएं हो सकती थी। तो ऐसा मानते हैं कि रीति काव्य भी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक मतलब महत्वपूर्ण काल था, ऐसा नागेंद्र जी का मानना है। ठीक है, फिर इनका मानना है कि प्रेमचंद जो है वो द्वितीय श्रेणी के कलाकार हैं। ठीक है, तो फिर इसी तरह अज्ञेय के बारे में कहते हैं कि जो शेखर एक जीवनी है वो तो केवल व्यक्ति का जीवन है, उपन्यास उतना नहीं है वो। ठीक है, तो ये समाज या युग का मतलब प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए फिर और प्रेमचंद की आलोचना में ये कहते हैं कि ये मानव जीवन की ऊपरी सतह को छूकर नहीं रह जाता, वह उसके भीतर प्रवेश करता है, परंतु क्योंकि उसकी दृष्टि बहिर्मुखी है, सामाजिक जीवन पर केंद्रित, सामाजिक जीवन पर ही केंद्रित रहती है। ठीक है, तो सतही को छूकर नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये मानव जीवन तक नहीं पहुंचता है, केवल सामाजिक जीवन तक ही पहुंचता है प्रेमचंद का उपन्यास, ऐसा नगेंद्र जी मानते हैं। ठीक है, फिर इनके बारे में कुछ लोगों ने आलोचना की है, जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी, देवराज, रामचंद्र तिवारी, रामाधार शर्मा, ये सभी लोगों ने नागेंद्र के बारे में कुछ वाक्य कहे हैं। उसमें जो मुझे अच्छा वाक्य लगा वो है रामचंद्र जी का। ठीक है, वो कहते हैं कि विरोध शक्तिशाली का ही होता है और नगेंद्र हिंदी आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक समर्थ लेखक रहे हैं। तो इस प्रकार रामचंद्र जी कहते हैं कि इन्होंने एक अच्छा आलोचना किया है हिंदी साहित्य का, इसीलिए इनका विरोध, नागेंद्र जी का विरोध भी अधिक हुआ है। ठीक है, ऐसा कहते हैं रामचंद्र तिवारी जी। ठीक है, तो ये रामचंद्र तिवारी जी का जो वाक्य है वो मुझे अच्छा लगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे आलोचक हैं नागेंद्र के बारे में कहने वाले। ठीक है, तो इस प्रकार चला इनके बारे में जो आलोचना है वो अच्छे से किया है बहुत लोगों ने। ठीक है, तो आलोचनाकार का आलोचनाकार, ठीक है, ये भी हमको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। हम बाद में फिर दूसरे क्लास में फिर से एक अच्छे से टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप अभी तक क्लास में बने रहे। इसलिए जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है उसमें हमको करना क्या है कि
बहुत जल्दी जल्दी सब पढ़ के जाना है, ऐसा कोई मतलब ये ऐसा काम मत कीजिए कि कोई भी टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ना, लेकिन सब एक के बाद एक जल्दी में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा आपको समझ के आगे चलना है। ठीक है, समझ के पढ़ना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2018 के बाद एग्जामिनेशंस में आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है उसको टेस्ट किया जा रहा है, इसको थोड़ा ध्यान में रख के पढ़िए। ठीक है, और अपने आप पर विश्वास रखिए। ठीक है, हंसते खेलते पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि एक अटेम्प्ट में नहीं हो तो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो हो जाता है, थोड़ा आप हंसते खेलते पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो याद रखिए, हंसते खेलते पढ़िए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।